Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of NFTLs, that is network filters and transmission lines. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, राइट? तो आज हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे अबाउट एम डिराइव्ड फिल्टर्स, जो न्यू टाइप है। पहले हम लोग कांस्टेंट के प्रोटोटाइप फिल्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे एम डिराइव्ड फिल्टर्स के बारे में कि पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किए दैट वाज योर कांस्टेंट के फिल्टर्स बोलते हैं हम उन्हें, या प्रोटोटाइप फिल्टर्स बोलते हैं, जो हम लोगों ने लो पास और हाई पास फिल्टर्स नॉर्मल यूज किए हैं। उनके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि जो अटेनुएशन है, इट डज नॉट इंक्रीज रैपिडली बियॉन्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप लो पास फिल्टर यूज कर रहे हो जैसे, तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स तो पास हो जाएंगे, लेकिन जब हम बाद वाले सिग्नल्स की बात करते हैं पास बैंड के बाद, जब हम अटेनुएशन बैंड में एंटर करते हैं, तो उस टाइम पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जो अटेनुएशन है वो इमीडिएटली राइज करनी चाहिए, ताकि जो अटेनुएशन बैंड वाले फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल भी पास ना हो। लेकिन कांस्टेंट के फिल्टर्स के अंदर एक डिसएडवांटेज है कि वैसा नहीं हो पाता है। जो अटेनुएशन है वो इमीडिएटली इंक्रीज या रिड्यूस नहीं हो पाती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद, राइट? और दूसरी जो डिसएडवांटेज है वो ये है, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो भी पास बैंड के अंदर डिजायर्ड वैल्यू से बहुत ज्यादा वेरी कर जाती है। जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की जैसे हम लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट करी, जी नॉट की वैल्यू जो है टी सेक्शन के केस में और पाई टाइप फिल्टर के केस में कैसी होनी चाहिए, उसका जो प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करते हैं अंडर द रूट ऑफ वैल्यूज लगा के, आर नॉट या एल और सी की फॉर्मेट के अंदर या फ्रीक्वेंसी की फॉर्मेट के अंदर, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो थ्रेटिकल वैल्यू से बहुत ज़्यादा वेरी करती है, डिजायर्ड वैल्यू से पास बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा वेरी करती है इन केस ऑफ द कांस्टेंट के फिल्टर्स। तो इन दो जो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं प्रोटोटाइप फिल्टर्स की या कांस्टेंट के फिल्टर्स की, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर इसके लिए यूज करते हैं जिसका नाम है एम डिराइव्ड फिल्टर्स। तो जो एम डिराइव्ड फिल्टर्स हैं ये क्या करते हैं, दे मोस्टली रिमूव दीज टू डिसएडवांटेजेस। अपने जो एम डिराइव्ड फिल्टर्स हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर्स हैं जो डिजाइन किए जाते हैं इन दो डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए आपके जो फिल्टर सेक्शंस हैं उनमें से, राइट? सो हेयर इज द पॉसिबल डिजाइन। आगे हमने क्या किया है, एक पॉसिबल डिजाइन बनाया है सेम इम्पिडेंस को यूज करके थ्रू आउट द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड, लाइक प्रोटोटाइप फिल्टर्स उसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं। बट जो अटेनुएशन है, जो डिग्री ऑफ अटेनुएशन है आउटसाइड द पास बैंड, उसको थोड़ा सा वेरी किया है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस जो है वो लाया है। सो इन द एम डिराइव्ड फिल्टर्स समटाइम्स क्या होता है, it becomes possible to get very rapid attenuation rise in the stop band। तो एम डिराइव्ड फिल्टर्स के केस में क्या होता है, समटाइम्स ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है कि जो रैपिड अटेनुएशन राइज है जो हमें चाहिए, कि फटाफट से जो अटेनुएशन है वो बढ़ जाए एंड जस्ट बियॉन्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इमीडिएटली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के पास होने के बाद आपकी जो अटेनुएशन है वो राइज कर जाए फटाफट से। ये चीज के हिसाब से हमने एम डिराइव्ड फिल्टर जो है उसको डिजाइन किया है। हाउएवर इट फेल्स टू प्रोवाइड कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ओवर द एंटायर पास बैंड। तो जो पहली डिसएडवांटेज है वो तो एम डिराइव्ड फिल्टर सेक्शन जो है वो दूर कर देता है, कि जो अटेनुएशन है वो पास बैंड और स्टॉप बैंड के बाद जब पास बैंड से क्रॉस करती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पास करती है, स्टॉप बैंड में एंटर करती है, टेनुएशन बहुत ज्यादा राइज कर जाए। इस तरीके से तो हमने एम डिराइव्ड फिल्टर को डिजाइन कर लिया, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो बहुत ज्यादा कांस्टेंट जो है वो नहीं हो पाती है ओवर द एंटायर पास बैंड। कहीं पे उस कांस्टेंट रहती है, कहीं पे वो वेरी कर जाती है, राइट? तो लेकिन एक डिसएडवांटेज को दूर किया, तो इसलिए हम लोग बात करेंगे एम डिराइव्ड फिल्टर सेक्शंस के बारे में। तो अगर हम प्रोटोटाइप और एम डिराइव टी और पाई सेक्शंस की बात करें, राइट, तो प्रोटोटाइप जो सेक्शन है उसके अंदर क्या चीज है हो रही है यहाँ पे, Z1/2 Z1/2 Z2, इस तरह से हम प्रोटोटाइप सेक्शन बनाते थे, Z1 इधर, 2 Z2 2 Z2 इस साइड पे, राइट? तो ये प्रोटोटाइप या जो हमने कांस्टेंट के लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर्स किए उसके अंदर इस तरीके से हम लोग अपने इम्पिडेंसेस को यूज कर रहे थे। लेकिन जब हम एम डिराइव फिल्टर सेक्शंस की बात कर रहे हैं, टी टाइप हो या पाई टाइप हो, तो उसके अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग एम
को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z1/2 के साथ। यहाँ पे अकेला Z1/2 था, m डिराइव्ड फिल्टर्स में इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ m ऑन द, यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अंदर, जो सीरीज आर्म है उसके अंदर, और यहाँ पे Z2 डैश हो रहा है। Z2 डैश का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हम Z2 ले रहे हैं, जो इम्पिडेंस इस शंट आर्म में ले रहे हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम इम्पिडेंस नहीं होगी। m डिराइव्ड जो इक्वेशन है उसके साथ ही इसको भी हम लोग बनाएंगे। ऐसे ही अगर हम Z1 डैश की बात करें तो यहाँ पे Z1 भी उसी फॉर्मेट के अंदर होगा m डिराइव्ड फिल्टर सेक्शन की तरह, और जो Z2 है, जो 2Z2 था यहाँ पे, वो डिवाइड हो जाएगा m वैल्यू के साथ, m फैक्टर के साथ, एक कांस्टेंट फैक्टर जो हम लोग उनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं m डिराइव्ड फिल्टर। तो जो प्रोटोटाइप सेक्शंस हैं, दे आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ m डिराइव्ड सेक्शंस, एक्सेप्ट जो सीरीज आर्म है टी सेक्शन की वो मल्टीप्लाई हो रही है एम के साथ, और जो शंट आर्म है पाई सेक्शन की वो डिवाइड हो रही है एम के साथ। बाकी सारा बिल्कुल सेम है। तो एम डिराइव्ड कंस्टेंट जो फिल्टर्स हैं उसके केस में व्हाट इज एम, एम क्या है? इट इज अ कांस्टेंट whose value is to be determined, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सो इंक्लूजन ऑफ एम विद प्रोटोटाइप फिल्टर क्या करता है? अगर हम m को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, इसके साथ इनक्लोज करते हैं प्रोटोटाइप फिल्टर की वैल्यू के साथ, तो ये क्या करता है? उस फिल्टर को, प्रोटोटाइप फिल्टर को ये मॉडिफाई करता है। इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि जो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है बोथ फिल्टर्स दे रिमेन आइडेंटिकल, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम केस में आइडेंटिकल रहे, सेम रहे। तो कांस्टेंट m जो हमने लगाया है, इट हैज बीन assumed लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू जो है वो लाई करेगी। So for M derived T section, new series arm impedance of the M derived filter is given by mZ1/2 in each half of the series arm instead of Z1/2 only. तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम M derived filter section T section की बात कर रहे हैं तो उसमें जो impedance है आपकी सीरीज आर्म की, वो सिर्फ Z1/2 नहीं रहेगी, that will be mZ1/2. So जब हम कैरेक्टरिस्टिक बात, impedance की बात करते हैं प्रोटोटाइप T सेक्शन की, तो हम ZOT क्या लिखते हैं? अंडर द रूट ऑफ Z1²/4 प्लस Z1Z2। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? Z1 विल बी रिप्लेस्ड बाय mZ1, राइट? तो Z1² क्या बन जाएगा? m² Z1²। Z1 यहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाएगा? mZ1 से, और Z2 विल बी रिप्लेस्ड बाय Z2 डैश। तो m डिराइव्ड T टाइप फिल्टर सेक्शन की करेक्टरिस्टिक जो इम्पिडेंस है ZOT डैश, that will be equal to under the root of m²Z1²/4 plus mZ1Z2 dash, right? Z2 dash is the new shunt impedance of the M derived filter, और ZOT dash जो हो गया characteristic impedance हो गई M derived filter section की। अगर हम basic assumption की बात करें तो ZOT जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है एक फिल्टर सेक्शन प्रोड्राइव वाले की, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द एम डिराइव्ड फिल्टर सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ZOT इज इक्वल्स टू ZOT डैश, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अगर हमने यहाँ से इक्वल करना है तो क्या करेंगे? ZOT की वैल्यू क्या है? अंडर द रूट ऑफ Z1²/4 प्लस Z1Z2, और ZOT डैश की वैल्यू क्या है? अंडर द रूट ऑफ m² Z1²/4 प्लस mZ1Z2 डैश। तो इन दोनों को क्या किया हमने? इक्वेट कर दिया। तो जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Z2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। Z2 डैश की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, इट विल बी इक्वल टू Z2/m प्लस 1 माइनस m² डिवाइडेड बाय 4m इंटू Z1। तो अगर यहाँ से हमने Z2 डैश की वैल्यू, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन कि इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आ रही है। अगर आप सॉल्व करके इसको फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली लर्न इट लाइक दिस कि Z2 डैश की वैल्यू किसके बराबर है? Z2/m प्लस 1 माइनस m²/4m इंटू Z1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर दो इम्पिडेंसेस हैं, एक जो Z2 पे डिपेंड कर रही है और दूसरी जो Z1 पे डिपेंड कर रही है, राइट? एंड बोथ ऑफ दीज इम्पिडेंसेस कैन बी रियलाइज्ड इफ 0 लेस देन m लेस देन 1, क्योंकि हमें पता है कि m डिराइव्ड फिल्टर सेक्शन में जो कांस्टेंट m हमने एक्स्ट्रा यूज किया है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है 0 और 1 के बीच में। सो दैट मीन्स कि अगर हम इस कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, रियलाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे
m की वैल्यू को वेरी करके देख सकते हैं 0 और 1 के बीच में, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि z2 डैश की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है या z1 डैश की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो m डिराइव्ड t सेक्शन है हमारा, उसमें z1 डैश की वैल्यू क्या है, m z1 बाय 2, और z2 डैश की वैल्यू क्या है, z2 बाय m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर बाय 4m इंटू z1। z1 डैश क्या है, m z1 बाय 2, ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, राइट। सी है z1, जो z1 डैश अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, z1 डैश की वैल्यू क्या है, m z1 बाय 2, और z2 डैश की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू z2 बाय m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर बाय 4m इंटू z1। तो ये दोनों वैल्यूज जो है, मतलब z1 की वैल्यू, z1 डैश की वैल्यू z1 की टर्म्स में है, z2 डैश की वैल्यू दोनों टर्म्स में है, z1 की टर्म में भी और z2 की टर्म में भी। तो जो कंप्लीट टी सेक्शन है एम डिराइव्ड फिल्टर का, इसी तरीके से हम पाई सेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं एम डिराइव्ड फिल्टर का। तो इसमें z1 डैश बीइंग द सीरीज इम्पिडेंस और 2z2 डैश बीइंग द शंट इम्पिडेंस विद द सिमिलर रीजनिंग। तो 2z2 डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2z2 बाय m के बराबर हो गई। तो अगर जीओ पाई की वैल्यू हमने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी है प्रोटोटाइप सेक्शन की, जीओ पाई डैश, तो जीओ पाई की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रोटोटाइप फिल्टर सेक्शन के केस में, दैट इज इट इज अंडर द रूट ऑफ z1 z2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस z1 बाय 4z2। तो अब इसको रिप्लेस कर दो, जो z2 है उसको रिप्लेस कर दो, 2 तो कैंसिल हो गया, z2 डैश को रिप्लेस कर दो z2 बाय m के साथ, तो z1 रिप्लेस हो गया z1 डैश के साथ, z2 रिप्लेस हो गया z2 बाय m के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 z2 बाय m, तो m जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो z2 जीओ पाई डैश की वैल्यू जो है वो ये वाली आ गई हमारे पास, राइट। z1 डैश z2 बाय m डिवाइडेड बाय 1 प्लस z1 डैश डिवाइडेड बाय 4 z2 डैश बाय m, राइट। तो अगर हमने अब इन दोनों को इक्वेट करना है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है, तो अंडर द रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। यहाँ से z2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, राइट। और इसी तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को पूरी को, तो यहाँ से हम z1 डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू z1 इंटू m multiplied by 1 plus z1 dash divided by 4 z2m into 1 ओवर 1 प्लस z1 बाय 4 z2। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से z1 डैश की वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने, तो क्या होगा, ये z2 और z2 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और ये जो 1 अपॉन m था वो जब इधर जाएगा तो ऊपर m के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, z1 और m, ये दोनों चीजें बची, राइट। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू z1 डैश। तो वहां से हम लोग इसकी वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे सारी इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो z1 डैश है उसकी पूरी इक्वेशन जो है वो बन रही है यहाँ से, दैट इज इक्वल्स टू 4m z1 z2 डिवाइडेड बाय 4 z2 प्लस z1 इंटू 1 माइनस m स्क्वायर। तो वहां पे भी हम यही कर रहे थे, जो हमने जीओ वाला जो एरिया है उसको फाइंड आउट किया है, उसके अंदर भी यही चीज कैलकुलेट हो रही थी कि दैट वाज इक्वल्स टू 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, 4m डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर। तो अगर आप टी टाइप की बात कर रहे हो तो z1 डैश जो है वो किसके बराबर हो गया, m z1 बाय 2 m z1 बाय 2। और अगर हम z2 डैश की बात करें तो वो दो इक्वेशंस को मिला के बनेगा, z2 बाय m प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर बाय 4m इंटू z1, राइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से z1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके बराबर हो रहा है, ये देखो वहां पे क्या हो रही थी, दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही थी, राइट। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे दे आर डिवाइडिंग विद ईच अदर, राइट। तो ये डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज। तो z1 डैश की वैल्यू अगर हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी हो तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो तो वो क्या इक्वेशन बनेगी, तो यू कैन राइट हेयर 4m z1 z2, राइट, डिवाइडेड बाय 4z2, राइट, प्लस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 4m z1 z2, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन दोनों साइड पे लिख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उसको दोनों जो नीचे वाली इक्वेशंस है उसके साथ,
1 माइनस m स्क्वायर के साथ, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 कैंसल विद 4, Z2 कैंसल विद Z2, राइट। तो एक इक्वेशन जो एक हमारी इम्पिडेंस है वो क्या बन गई, mg1, सो इट इज रिटन हेयर mg1, राइट। यहाँ से क्या हुआ, z1 और z1 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा इक्वेशन में, 4m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Z2, राइट। तो ये हमारी बची सेकंड इम्पिडेंस, ये हमारी फर्स्ट इम्पिडेंस, दिस इज फर्स्ट इम्पिडेंस एंड दिस वन इज सेकंड इम्पिडेंस, राइट। तो सीरीज आर्म के अंदर ये हो गई क्या, पैरेलल में कनेक्ट हो गई ये दोनों इम्पिडेंसेस आपस में, क्योंकि सीरीज आर्म है तो ये पैरेलल में कनेक्ट होंगी। क्यों पैरेलल में कनेक्ट होंगी, क्योंकि सीरीज में जो कैपेसिटर होता है वो इसी तरीके से कनेक्ट होता है, जो उनके प्लस होते हैं। जब हम कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस को प्लस करते हैं तो कैसे रेजिस्टेंस, सीरीज में कैसे रेजिस्टेंस लगती है, R1 प्लस R2, राइट। लेकिन जब हम C1 कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाना होता है तो वो कैसे लगता है, 1/C1 प्लस 1/C2, राइट। तो इस तरह से वो कैपेसिटर सीरीज में लगता है, राइट। इंडक्टर भी L1 प्लस L2 होता है, रेजिस्टेंस भी R1 प्लस R2 होता है, लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो हमारा इस तरह से लगता है, 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, इस तरह से लगता है। दैट मीन्स एक्चुअली इट इज इन पैरेलल, राइट। तो ये पैरेलल में हम जो हैं, मतलब कि हम सीरीज में अगर हमने इसको लगाना है तो वो इस तरह से बनेगा, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। लेकिन अगर हमने लगाना है C1 प्लस C2 करना है इसको, तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, mg1 प्लस 4m ओवर 1 माइनस m स्क्वायर इंटू Z2, राइट। तो इसलिए हम इसको कैसे लगा रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं। कैपेसिटर को इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब वो पैरेलल में काम चल रहा है आप लोगों का। पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है और सीरीज में ये क्या होता है आपका 1/C1 प्लस 1/C2। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस की बात करें तो जो सीरीज होती है इंडक्टेंस, राइट, वो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और जो अगर हमने पैरेलल में इंडक्टेंस को लिखना हो या इसको लिखना हो रेजिस्टेंस को, तो कैसे लिखते हैं, 1+R1 ओवर 1+R2, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया कि हमारी Z1 डैश की वैल्यू क्या बनेगी। तो Z1 डैश अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो सीरीज इम्पिडेंस के केस में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे दोनों इम्पिडेंसेस को। तो पहली इम्पिडेंस बनी हमारे पास mg1 और दूसरी इम्पिडेंस बनी 4m/1 माइनस m स्क्वायर इंटू Z2, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर हमने टी सेक्शन की बात कर रहे हैं तो टी सेक्शन में जो इम्पिडेंस है दैट इज Z2/m, यहाँ पे क्या है mg1, उल्टा ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे Z2 था, यहाँ पे Z1 लग गया, यहाँ पे m डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे m मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर m डिराइव टी सेक्शन के केस में, राइट। और जब हम टी सेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पे 1 माइनस m स्क्वायर बाय 4m इंटू Z1, और यहाँ पे 4m ओवर 1 माइनस m स्क्वायर इंटू Z2। यानी कि जब आप Z1 डैश कैलकुलेट कर रहे हो, एक इम्पिडेंस आपकी Z1 के बराबर आएगी, दूसरी इम्पिडेंस Z2 से हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम Z2 डैश कैलकुलेट कर रहे हैं, एक इम्पिडेंस Z2 वाली, दूसरी इम्पिडेंस Z1 वाली, राइट। उसके बाद जो सेम वाली इम्पिडेंस है Z2 डैश के लिए Z2 वाली इम्पिडेंस है तो वो डिवाइड हो जाएगा, Z1 डैश के लिए Z1 वाली इम्पिडेंस है मल्टीप्लाई हो जाएगा। Z2 डैश के लिए Z1 वाली इम्पिडेंस है 1 माइनस m स्क्वायर ऊपर है 4m नीचे है, Z1 डैश के लिए Z2 वाली इम्पिडेंस में 4m ऊपर है 1 माइनस m स्क्वायर नीचे है। तो एक याद कर लोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली उससे ऑपोजिट है, दिस यू विल रिमेंबर, राइट। तो इस केस में mg1/2 mg1/2 हो रहा है और यहाँ पे 2z2/m 2z2/m हो रहा है, मतलब 2 ऊपर m नीचे, यहाँ पे m ऊपर 2 नीचे है, यहाँ पे 2 ऊपर m नीचे है। तो अगर एक आप याद कर लोगे इक्वेशंस की किस तरह से हमने उसको लिखना है तो दूसरी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी, वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ m डिराइव्ड पाई फिल्टर सेक्शन, जो mz1 डैश जो है वो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। सो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि Z1 डैश जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल इम्पिडेंसेस mg1 एंड 4m इंटू 1 माइनस m स्क्वायर इंटू Z2, राइट। तो इस तरह से हम m डिराइव टी सेक्शन और m डिराइव पाई सेक्शंस जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एनालिसिस
टर्न बाय टर्न एनालिसिस करेंगे हम लोग एम डिराइव लो पास फिल्टर सेक्शन का, एम डिराइव हाई पास फिल्टर सेक्शन का। बट अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसी चीज़ को लर्न करिए कि एम डिराइव फिल्टर सेक्शन को हम बनाते कैसे हैं। प्रोटोटाइप फिल्टर के साथ एम डिराइव फिल्टर सेक्शन को वहां से यहाँ पे लेके आने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन द सर्किट, ये चीज़ अगर आप याद कर लोगे तो नेक्स्ट वाले जो लो पास और हाई पास फिल्टर के एनालिसिस हैं वो सिंपल हो जाएंगे। इसलिए आज अभी सिर्फ इतना ही आप अपने माइंड में रखिए कि एम डिराइव फिल्टर सेक्शंस के अंदर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं थ्री टाइप सेक्शन की या पाई टाइप सेक्शन की, तो वो किस तरह से होगी और उनकी इम्पिडेंसेस को कैसे हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इसी चीज़ को आप याद करिए। इफ देयर विल बी एनी डाउट वी विल बी टेकिंग देम लाइव। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।